एकादश के बच्चों का बैंकिंग के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विधातुमान के स्वरूप। द्विधातुमान 5 प्रकार का होता है। विशुद्ध द्विधातुमान, प्योर बाईमेटलिज्म। व्यवहार में विशुद्ध द्विधातुमान को ही द्विधातुमान कहते हैं। इसमें द्विधातुमान की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे दो धातुओं प्रायः सोना और चांदी के सिक्कों का प्रचलन में होना, दोनों धातुओं के सिक्के असीमित विधिग्राह्य होना, दोनों प्रकार के सिक्के पूर्णकाय तथा मानक मुद्रा होना। पूर्णकाय तथा मानक मुद्रा से तात्पर्य यह है कि जितना उनका अंकित मूल्य होगा उतना ही उनका धात्विक मूल्य होगा। दोनों प्रकार के सिक्के विनिमय का माध्यम भी होंगे और मूल्य का मापक भी होंगे। स्वतंत्र टंकण हो रहा होगा तथा दोनों धातुओं का विनिमय अनुपात सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और दोनों धातुओं का आयात निर्यात स्वतंत्र होगा। अब ये हो गया विशुद्ध द्विधातुमान। फिर हम आगे बढ़ते हैं पंगु द्विधातुमान की तरफ। पंगु द्विधातुमान क्या होता है? लिंपिंग बाईमेटलिज्म। इस मान में विशुद्ध द्विधातुमान की केवल एक ही विशेषता होती है, एक ही विशेषता को छोड़कर अन्य सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। वो विशेषता क्या है कि इस धातुमान में केवल एक धातु के सिक्कों की मुफ्त ढलाई होती है और दूसरी धातु के सिक्कों की ढलाई प्रतिबंधित होती है। जिस धातु की स्वतंत्र ढलाई नहीं होती है वह कठिनाई से चलती है, यानी चालू रहती है। चूँकि स्वतंत्र ढलाई नहीं होगी तो उसकी मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी, तो वो लंगड़ा के चलेगी, यानी धीरे धीरे चलेगी, उसकी चलन गति कम होगी, तो इसलिए इसे लंगड़ा द्विधातुमान बोलेंगे। ठीक है। चलन गति भले उसकी ज़्यादा भी हो, लेकिन फिर भी उसकी चलन गति ज़्यादा होने से भी उसकी जो मात्रा होगी वो कम होगी और इस तरह से वो उतना अर्थव्यवस्था में प्रचलन में नहीं होगी जितना कि दूसरी जिसकी स्वतंत्र ढलाई होगी वो प्रचलन में होगी। तो विशेषताएं बाकी सारी वही हैं। दोनों धातुओं के प्रमाणित सिक्के प्रचलन में होंगे, सिक्के असीमित विधिग्राह्य होंगे, टकसाली विनिमय दर सरकार द्वारा निश्चित होगी, एक ही धातु के सिक्के की स्वतंत्र ढलाई हो रही होगी। जिसकी स्वतंत्र ढलाई नहीं होगी उसके सिक्कों को परिमित यानी लिमिटेड मात्रा में ही ढाला जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले द्विधातुमान को सन 1803 में फ्रांस में और 1853 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1893 के बाद भारत में कुछ समय के लिए इसको अपनाया गया। समानांतर द्विधातुमान की अगर हम बात करें तो इस मान में दो धातुओं के प्रमाणिक तथा असीमित विधिग्राह्य सिक्के प्रचलन में होते हैं। सिक्कों का टंकण भी स्वतंत्र होता है, किंतु इस मान में सरकार द्वारा कोई निश्चित टकसाली दर तय नहीं की जाती, वरन इसे बाजार में धातुओं की कीमतों में परिवर्तन के अनुसार स्वयं निश्चित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये समानांतर चलता है किसके? बाजार मूल्य के साथ साथ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समानांतर द्विधातुमान। टकसाली दर स्थिर नहीं रहती बल्कि बाजार में धातुओं की कीमतों में परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। तो यानी कि टकसाली दर बाजार दरों के समांतर रखी जाती है, पैरेलल रखी जाती है। इसमें ग्रेशम का नियम कार्यशील हो नहीं पाता क्योंकि टकसाली दर बाजारू दर में भिन्नता नहीं होती है, किंतु इस मान का दोष यह है कि टकसाली दर के बदलते रहने के कारण जनता को व्यापार में बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है और इस मान को इंग्लैंड ने 1862 में अपनाया था। इसके लक्षण अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपने ऊपर पढ़ लिए हैं। पंगु द्विधातुमान तथा समांतर द्विधातुमान में अंतर क्या है? दो प्रमुख अंतर हैं। एक तो मुद्रा ढलाई का अंतर है। पंगु द्विधातुमान में एक धातु की स्वतंत्र ढलाई प्रतिबंधित कर दी जाती है, दूसरी धातु की स्वतंत्र ढलाई जारी रहती है, जबकि समांतर द्विधातुमान में दोनों धातुओं के सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र होती है। विनिमय दर की अगर बात करें तो पंगु द्विधातुमान में दोनों धातुओं की आपसी विनिमय दर सरकार द्वारा निश्चित की जाती है, लेकिन समांतर द्विधातुमान में दोनों मुद्राओं की विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं बल्कि बाजार मूल्यों के आधार पर होता है, स्वतः निश्चित। तो यहाँ पर मुद्रा ढलाई और मुद्रा की विनिमय दरों का अंतर है पंगु द्विधातुमान में और समांतर द्विधातुमान में। अब बात कर लेते हैं मिश्रित द्विधातुमान की। इस धातु का सुझाव सन 1881 में मार्शल ने दिया। मार्शल एक ऐसा द्विधातुमान चाहते थे जिसमें ग्रेशम के नियम की कार्यशीलता संभव ना हो सके। इस उद्देश्य से उन्होंने मिश्रित द्विधातुमान का सुझाव दिया। वे चाहते थे कि स्वर्ण और चांदी
दोनों धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर छड़ें यानी कि बार्स तैयार की जाएं और जनता को ऐसी छड़ों में मुद्रा बदलने की सुविधा दी जाए। इससे जनता को पत्र मुद्रा के बदले दोनों धातुओं को स्वीकार करना पड़ेगा और इससे ग्रेशम का नियम कार्यशील नहीं होगा। इस मान में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ पाई गईं जिसके कारण इसे किसी भी राष्ट्र ने कभी नहीं अपनाया। ये केवल एक काल्पनिक मान सिद्ध हुआ। मिश्रित द्विधातु मान किसने इसे दिया? मार्शल ने कब दिया? 1881 में। नव द्विधातु मान न्यू बाईमेटलिज्म, प्रोफेसर किनले, इन्होंने कहा कि इसके व्यवहार में पत्र मुद्रा प्रचलन में रहती है। नव द्विधातु मान क्या है? पत्र मुद्रा प्रचलन में रहती है किंतु वह स्वर्ण और रजत में परिवर्तनीय होती है। यू कैन गो टू द बैंक, to the central bank, or you can say to the authorized bank by the central bank, and you can submit your paper money, it means notes, you can submit there and you can get in return the bars of gold or silver, क्योंकि ये मुद्रा आपकी स्वर्ण और रजत में परिवर्तनीय होगी। सरकार द्वारा स्वर्ण तथा रजत के मध्य कोई मूल्यानुपात तय नहीं किया जाता, लेकिन वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, बाजार मूल्य के अनुसार बदलता रहता है। प्रमुख दोष क्या है? स्वर्ण और चांदी के मूल्यानुपात अस्थिर रहते हैं। इसके कारण व्यापार में लेन देन बहुत कठिन होता है और बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। द्विधातु मान के भविष्य की क्या स्थिति है? फ्यूचर ऑफ बाईमेटलिज्म। देखिए, आजकल द्विधातु मान का केवल सैद्धांतिक और ऐतिहासिक महत्व रह गया है। आप इसे सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं, फिलहाल यह कहीं विद्यमान नहीं है और न ही इसके निकट भविष्य में पुनर्जीवित होने की कोई आशा है। वर्तमान युग में दो धातुओं को तो क्या, एक धातु की प्रधान मुद्रा का भी प्रचलन में डालना असंभव जैसा लगता है। फिर भी विश्व के अनेक विकासशील देश तीव्र आर्थिक विकास हेतु विशाल योजनाएँ बनाते हैं। अगर बात करें, जब बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी मात्रा में मौद्रिक साधन चाहिए और उन मौद्रिक साधनों यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को आप धातुओं में पूरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पत्र मुद्रा आज की अनिवार्य आवश्यकता हो चुकी है। फिलहाल ये कहा जाना उचित है कि भविष्य में द्विधातु मान को अपनाए जाने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर आता है बहुधातु मान यानी कि मल्टी मेटलिज्म। बहुधातु मान एक ऐसी मुद्रा प्रणाली है जिसमें अनेक धातुओं के सिक्के मूल्यमान का कार्य करते हैं। सभी धातुओं के सिक्कों का स्वतंत्र टंकण होता है तथा सिक्के असीमित रूप से विधिग्राह्य भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के सिक्कों के बीच टकसाली अनुपात जो होता है वह सरकार तय कर देती है और सौदों का जो भुगतान है वह भी किसी भी धातु के सिक्कों में आसानी से किया जा सकता है। दोष यही है कि विभिन्न मुद्राएं जो होती हैं उनकी विनिमय दरों को बनाए रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि आपस में अलग अलग धातुओं का विनिमय दर बनाए रखना बहुत कठिन है। फिर बहुधातु मान में ग्रेशम का नियम अपेक्षाकृत बहुत तीव्रता से लागू होगा। धातुओं के चयन संबंधी कठिनाई, इस मान में सरकार के सामने यह समस्या आती कि सोना चांदी तो ठीक है, इसके अलावा किस धातु को प्रधान मुद्रा बनाने के लिए सोचा जाए? लोहा तांबा अपेक्षाकृत अत्यंत सस्ती धातुएँ हैं। तो बहुधातु मान फिलहाल कहीं पर भी लागू नहीं है वर्तमान में। आदर्श मुद्रा मान की गुण और विशेषताएं क्या हैं? देखिए, हमने इतने सारे मुद्रा मान पढ़ लिए तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि आदर्श मुद्रा मान कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आदर्श मुद्रा मान वह है जो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता स्थापित करके अनिश्चितता को दूर करे, देश का आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे। खराब मुद्रा मान न केवल आर्थिक विकास के लिए अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है, अनेक सामाजिक बुराइयां भी जन्म देता है। एक श्रेष्ठ मुद्रा मान अपनाया जाना चाहिए और ये वही होगा जो मुद्रा, श्रेष्ठ मुद्रा मान कौन है? जो मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन तथा मूल्य स्थिरता स्थापित कर सके। एक आदर्श मुद्रा मान में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, मितव्ययिता। आदर्श मुद्रा मान ऐसा होना चाहिए जिसको अपनाने में और संचालन में अधिक ज़्यादा धन का व्यय ना होता हो। बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग कम से कम हो। फिर निर्धन और विकासशील राष्ट्रों की दृष्टि से तो मुद्रा मान अधिक व्ययपूर्ण होना ही नहीं चाहिए। लोच। मुद्रा मान ऐसा हो कि देश में बढ़ी हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा में भी बढ़ोतरी या कमी की जा सके। ऐसा न किए जाने पर देश को प्रायः आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। एक और गुण होना चाहिए सरलता का। मुद्रा मान ऐसा होना चाहिए जिसकी कार्यविधि जटिल न होकर सरल हो, उसे आसानी से जनता समझ सके। फिर जटिल मुद्रा मान के संचालन पर भी व्यय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लोग फिर उसके संचालन के लिए ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। मुद्रा मान में जनता का विश्वास अत्यंत आवश्यक है,
किसी भी मुद्रामान को अच्छा या आदर्श तभी कहा जा सकता है जबकि उसमें जनता का विश्वास हो। जनता का यह विश्वास हो कि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहेगी, अर्थात मुद्रा में सामान्य क्रय शक्ति बनी रहेगी। देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में भी जनता का मुद्रामान में विश्वास घटता है। निश्चितता, मुद्रामान संबंधी नियम निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। उसमें सरकार तथा केंद्रीय बैंक दोनों मनमानी नहीं कर पाते और जनता का मुद्रामान में विश्वास भी बना रहता है। मूल्य में स्थिरता, अच्छे मुद्रामान की एक विशेषता यह है कि मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है, जिसे आप क्रय शक्ति के रूप में जानते हैं, और बाह्य मूल्य जिसे आप विदेशी विनिमय दर के रूप में जानते हैं, उन दोनों में स्थिरता रहे। और मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है, अगर वह अस्थिर हो जाए तो कीमत स्तर में उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाएगा। इससे विकास प्रक्रिया और समाज के विभिन्न वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अगर विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन होता रहे लगातार, तो उससे हमारे देश का जो विदेशी व्यापार है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक और बात आती है परिवर्तनीयता का गुण। मुद्रा मान ऐसा हो जिसमें जो भी मुद्रा देश में चल रही हो उसे आप स्वर्ण और चांदी में परिवर्तनीय हो, उसे आप स्वर्ण और चांदी में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता रखते हो, अधिकार रखते हो। अब इसके लिए सरकार के पास सोने और चांदी का पर्याप्त कोष होना चाहिए। इससे एक तो जनता में मुद्रामान का विश्वास बना रहेगा, दूसरा विदेशी भुगतानों में भी सुविधा सरकार को रहेगी। स्वयं चालकता, एक अच्छा मुद्रामान वह है जिसके अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि मौद्रिक अधिकारी की इच्छा पर ना हो, बल्कि यह स्वतः घटती बढ़ती रहे। यानी मुद्रामाल का कार्यकरण जो है, वर्किंग जो है, वो सरकारी हस्तक्षेप के बिना हो और स्वयं संचालित हो, जैसे कि स्वर्णमान में होता है। मुद्रा प्रसार के भय का अभाव, देखिए मुद्रामान ऐसा होना चाहिए जिससे मुद्रा प्रसार का भय ना हो। कभी भी महंगाई बढ़ जाएगी मुद्रा की मात्रा बढ़ने से, ऐसा भय ना हो। जबकि या तो पत्र मुद्रा के पीछे समुचित सुरक्षित कोष रखा जाए, या ऐसी व्यवस्था हो कि मुद्रा आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रचलन में आ ही ना सके। अब सवाल ये आता है, इतने सारे गुण आपने पढ़ लिए एक मुद्रा आदर्श मुद्रामान में, क्या किसी एक मुद्रा प्रणाली में ही इन समस्त गुणों का होना संभव है? तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में ऐसा मुद्रामान मिलना असंभव है जिसमें ये सारे गुण हों, एक साथ विद्यमान हों। अनेक गुण परस्पर विरोधी हैं। जैसे अगर सोने को हम माने, सोने में स्वयं संचालकता का गुण होता है, लेकिन सोना एक बहुत महंगी धातु है तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप महंगा के रूप में सोना अगर नहीं लेते हैं तो अन्य कोई भी सोने या चांदी के अलावा, स्वर्ण और रजतमान के अलावा अन्य किसी में भी यह गुण नहीं कि जिसमें स्वयं संचालकता आ सके। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए ऐसे मुद्रामान का चुनाव करना चाहिए जिसमें अधिकतम गुण हो, जिसमें न्यूनतम दोष हों। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं निष्कर्ष के तौर पे। धनी तथा विकसित राष्ट्र जो होते हैं उनके लिए स्वर्ण बंधन वाली मौद्रिक प्रणाली उपयुक्त हो सकती है। स्वर्ण बंधन का मतलब है जहाँ पे स्वर्ण कोष वगैरह बना के रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें मौद्रिक प्रणाली ऐसी उपयुक्त रहेगी जिसमें स्वर्ण बंधन ना हो। मौद्रिक प्रणाली ऐसी उपयुक्त होगी जिसमें मौद्रिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन जुटाने की व्यवस्था हो। ठीक है, तो कुल मिला करके ये चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। आज आप लोगों को जो प्रश्न करने हैं उसमें पहला प्रश्न होगा द्विधात्मान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न होगा मल्टी मेटलिज्म यानी बहुधातु मान से आप क्या समझते हैं। फिर तीसरा प्रश्न होगा आदर्श मुद्रामान में कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए, या आदर्श मुद्रामान में आदर्श मुद्रामान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और अंत में ये भी लिखा जाना चाहिए कि क्या किसी पत्र मुद्रा में समस्त गुणों का होना संभव है। ये भी एक प्रश्न लिखें। तो फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।